गरीब बहू ने पहली रसोई में बनाया अमीर खाना। अरुण अपनी प्रेमिका सुमन से परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर लेता है। सुमन बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से थी, तो वहीं अरुण बहुत ही अमीर था। गरीब होने के कारण सुमन की सास सुमन को पसंद नहीं करती थी। आज बेटा, तूने साबित कर दिया कि इस लड़की का प्यार तेरे लिए बहुत ऊपर है, लेकिन माँ बाप का प्यार तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अरे तुझे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और आज तो मेरे खिलाफ जाकर इस गरीब को इस घर की बहू बनाकर ले आया। मैं इस गरीब लड़की को कभी भी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी। माँ, अमीर और गरीब क्या होता है? मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने इससे वादा किया था कि मैं इसे कभी धोखा नहीं दूंगा। सिर्फ ये गरीब है इस वजह से इसे छोड़ दूं। मैं इसके साथ काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में था। मुझे पता है कि सुमन कैसी है, इस घर के लिए परफेक्ट बहू है। ये भले ही ये गरीब है, लेकिन अपने घर को ये साथ में लेकर चलेगी, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। ये लड़की सिर्फ पैसे देखकर ही तुझे फंसाई है। तू अमीर है, तेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसने तुझसे शादी की। ये तो एक गरीब है। गरीब लोग किसी के नहीं होते, जहाँ पैसा दिखता है वहीं चले जाते हैं। आज तू है, कल तुझसे ज्यादा अमीर होगा तो तुझे छोड़कर वहाँ से चली जाएगी। ये मैं तुझे लिख कर दे सकती हूँ। माँ, आप किसी को जाने बिना कैसे जज कर सकती हो कि वो ऐसा है? आप एक बार सुमन को जानने की कोशिश करो, सुमन को परखने की कोशिश करो, सुमन का काम देखो, सुमन का व्यवहार देखो, उसके बाद फैसला करना कि सुमन कैसी है। बेटा, ये जो सर के बाल है ना, धूप में सफेद नहीं किए। मुझे काफी पुराना अनुभव है। मुझे इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ तुझे फंसाया है। तेरी प्रॉपर्टी, तेरा पैसा हथियाना चाहती है। ये इसके मासूम चेहरे पर और इसकी सुंदरता पर मत जाना। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं सच में इनसे बहुत प्यार करती हूँ और इनके बिना नहीं रह सकती। अगर ये मुझे एक झोपड़ी में भी रखने के लिए तैयार है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनके साथ वहाँ रह सकती हूँ। मुझे एक घर, ये पैसा, ये दौलत कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप और इनका प्यार चाहिए। आप बताऊं, जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या ही बोले। अरे हमारे सारे रिश्तेदार अमीर हैं, सबका अपना अपना बिजनेस है। कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई इंडिया से बाहर है, सबका अलग अलग स्टेटस है। जब उनको पता चलेगा कि मेरी बहू एक झोपड़पट्टी से उठाकर यहाँ लाए हैं, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। अमीरी गरीबी में क्या फर्क होता है, ये तो तुझे पता है ना। लड़की, तेरी हिम्मत इतनी आगे कैसे बढ़ गई कि तू यहाँ आकर मुझसे मेरा प्यार और मेरे बेटे का प्यार मांगने की कोशिश कर रही है। माँ, इन बातों का अब क्या ही मतलब है? अब तो मेरी शादी हो चुकी है, आप इसे एक मौका तो देकर देखो। ठीक है, फिर मैं इसे तभी अपनी घर की बहू मानूंगी जब मैं जो जो इससे बोलूंगी वह अच्छे और ठीक ढंग से करेगी। तब मैं इसे रखना चाहती हूँ, तो लग जा अभी से काम पर। एक काम कर, पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से और एक एक कोना चमकना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम क्या है वह मैं तुझे थोड़ी देर में बताती हूँ। सुमन किसी भी हाल में अपनी सास का दिल जीतना चाहती थी। वे पूरे घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती है। घर का एक एक कोना चमकने लगता है। सुमन की साफ सफाई देखकर सास हैरान हो जाती है। अरे वाह, इसने तो एक एक कोना चमका दिया। कोई बात नहीं, अभी तो पहली रसोई बाकी है। अब इस गरीब को पता चलेगा कि अमीर लोगों की पहली रसोई कैसी होती है। जब अमीरों का खाना बनाएगी ना, तब अकल आएगी, क्योंकि इसने तो गरीब लोगों का खाना बनाया होगा। थोड़ी देर बाद सास सुमन से कहती है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुझे बताऊं या ना बताऊं। दरअसल हमारे यहाँ रिवाज है, शादी के बाद बहू की पहली रसोई होती है ससुराल में, और हम तो अमीर हैं और यहाँ अमीर खाना बनता है। तो तुम गरीब और तुमने आज तक अमीर खाना तो ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना टेस्ट किया होगा, तो समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि तू पहली रसोई में पास हो पाएगी या नहीं। माँ जी, मेरी नजर में कोई भी खाना हैसियत देखकर नहीं बनता है। खाना भूख मिटाने के लिए होता है, फिर गरीब का खाना हो या अमीर का खाना हो, खाना खाना ही होता है। अमीर का खाना गरीब का खाने में कोई फर्क नहीं होता। आपको जो बनवाना है आप मुझे बोल दीजिए, मैं सब कुछ बना दूंगी। ठीक है,
फिर तुझे 56 प्रकार का भोजन बनाना है। और हाँ, 56 प्रकार का भोजन, अलग अलग मिठाइयाँ। और अभी मेरे रिश्तेदार ना खाते पीते घर के हैं, बाहर का हम कुछ नहीं खाते। जो भी खाना बनता है वो घर का ही होता है। अगर तू इस परीक्षा में सफल हो गई तो मैं तुझे अपनी बहू स्वीकार कर लूंगी सबके सामने। मैं जानती हूँ माँ जी कि मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आपका दिल जीत कर रहूंगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने आज तक अपने जीवन में 56 भोग नहीं खाया, लेकिन आज मैं पहली बार 56 भोग बनाऊंगी, वो भी ससुराल में। इतना बोलकर रसोई से चली जाती है। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या क्या बनाए। बेचारी बिना कुछ सोचे समझे भगवान का नाम लेकर 56 प्रकार का भोजन और 56 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देती है। उसे खाना बनाने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। थोड़ी देर बाद सभी रिश्तेदार आना शुरू कर देते हैं। रिश्तेदार को खाना खिलाने से पहले 11 पंडितों को खाने पर बुलाती है। सुमन 11 पंडित को खाना खिलाती है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। खाना खाने के बाद वे 11 पंडित सुमन को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, अरे वाह, 56 भोग खाकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने भी 56 भोग बनाया है बड़े ही प्यार और बहुत ही मेहनत के साथ बनाया है। भगवान उस पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। इतना स्वादिष्ट 56 भोग तो हमने कहीं नहीं खाया। सच में हमें बहुत ही आनंद आया है इस 56 भोग में। पंडित जी, खाना मेरी बहू ने बनाया है। आज पहली बार उसने अमीरों का 56 भोग बनाया है। बेटा, कोई भी भोग गरीब या अमीर नहीं होता। अगर गरीब भी भगवान को भोग लगाए ना तो वो भोग ही कहलाता है, और अगर अमीर भगवान को भोग लगाए तो वो भी भोग ही कहलाता है। इसलिए किसी भी भोग को या भोजन को अमीरी गरीबी में मत बांटो। जिसने भी ये भोजन बनाया है बहुत ही स्वादिष्ट है। हमारा आशीर्वाद सदैव उसके साथ है। सभी पंडित और सभी रिश्तेदार खाने की बहुत तारीफ करते हैं। यह सब देखकर सास मन ही मन में बहुत खुश होती है, क्योंकि हर सास को ऐसी बहू चाहिए होती है जो पूरे समाज में उसका मान सम्मान रखे। और सुमन की वजह से सास को सबके सामने बहुत मान सम्मान मिलता है, जिस वजह से सुमन की सास सब कुछ भूलकर सुमन को सबके सामने अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और उसे मुंह दिखाई के रूप में कुछ सगुन देती है और अपना आशीर्वाद देती है। ये कहानी सीतागढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव में किसी के भी घर में शौचालय नहीं था, जिस वजह से सभी गांव वाले खेत में ही शौच करने के लिए जाते थे। ऐसे ही एक दिन आशा की बड़ी बहू दिव्या अपनी सास से कहती है, सासू माँ, इस गांव में आए मुझे 5 साल हो चुके हैं, पर इन 5 साल में मैंने अब तक किसी के भी घर में शौचालय नहीं देखा। हमारा गांव सच में बहुत पीछे रह गया। ये तो है बहू, मैं खुद भी जब पिछले महीने अपनी बहन के घर गई थी तो मैंने वहाँ देखा कि उस गांव में सरकारी शौचालय बन चुका है। पता नहीं हमारे गांव में कब सरकारी शौचालय बनेगा। माँ जी, हमारे गांव में भी बहुत जल्द सरकारी शौचालय बनने वाला है। सरकारी शौचालय बनने के बाद मैं तो खुले में कभी शौच नहीं करने वाली। वैसे नैना, तुम्हें किसने बताया कि अपने गांव में भी बहुत जल्द सरकारी शौचालय बनने वाला है? दीदी, लगता है आप भूल गई। मेरे पति किसके ड्राइवर हैं? क्या इसका मतलब देवर जी ने एमएलए जी की बात सुनी है? हाँ, अगर एमएलए जी ने बोला है फिर तो पक्का अपने गांव में शौचालय बनकर रहेगा। गांव में सरकारी शौचालय बनने की खबर सबसे पहले आशा की तीनों बहू को पता चलती है, और ये खबर सुनकर आशा की तीनों ही बहुएं बहुत खुश होती हैं। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और गांव में कुछ सरकारी कर्मचारी आते हैं जो शौचालय बनाने के लिए जमीन देखने लगते हैं। हाँ, यहीं पर सरकारी शौचालय बनवा दो। सरकारी शौचालय बनेंगे एक आदमी के लिए और एक औरत के लिए, ठीक है? बन तो जाएगा साहब, पर यहाँ के आसपास पेड़ काटने होंगे और 200 छल्ले बनाने हैं, और उसका टैंक भी तो हमें खोलना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, वैसे भी सरकारी जमीन है और इस जगह पर इसलिए शौचालय बनवाया जा रहा है क्योंकि ये जगह गांव वालों के घर के पास है। एमएलए मजदूरों को ऑर्डर देकर चला जाता है और सभी गांव वाले ये देखकर बहुत खुश होते हैं। नैना, तुम्हारी खबर तो पक्की निकली। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो पा रहा
पता नहीं कब सरकारी शौचालय बनेगा। दीदी, सरकारी काम थोड़ा धीरे होता है, लेकिन होता जरूर है। अरे तुम तीनों तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि शौचालय तुम्हारे घर में बन रहा हो। भूलो मत, जिस जगह पर शौचालय बन रहा है वहाँ से हमारा घर दूर है। माँ जी, आपको तो हर चीज में प्रॉब्लम है। एक हमारा ही घर तो दूर नहीं, बल्कि बहुतों का घर दूर है शौचालय से। गांव में एक खुशी की लहर थी, क्योंकि पूरे गांव में एक भी शौचालय नहीं था और बहुत जल्द सरकारी शौचालय बनने वाले थे। समय यूं ही बीतता गया और सरकारी शौचालय बनकर तैयार हो जाता है। माँ जी, दीदी, मैं अभी खेत से होकर आ रही हूँ। सरकारी शौचालय तैयार हो चुका है और खबर मिली है कि कल से ही सभी गांव वाले सरकारी शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुई ना बात। अब सुबह जल्दी उठकर लोटा लेकर खेत नहीं जाना पड़ेगा। अब तो शौचालय है, जब शौच करना होगा तब शौचालय चले जाएंगे। आशा की तीनों बहू ये सोचकर कि वो कभी भी किसी भी वक्त आराम से सरकारी शौचालय में शौच कर सकती हैं। इसीलिए तीनों आराम से सुबह लेट उठती हैं और शौचालय करने के लिए निकल जाती हैं। पर वो तीनों जब शौचालय पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहां तो लंबी लाइन लगी है शौचालय के बाहर। और इतनी लंबी लाइन देखकर उन तीनों का सर घूम जाता है और दिव्या अपनी दोनों देवरानी से कहती है, अरे ये क्या? अगर मुझे पता होता कि शौचालय के लिए लाइन में लगना पड़ेगा तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती। दीदी, मुझे तो बहुत जोर की लग रही है, पर क्या करें दीदी, लाइन में तो लगना पड़ेगा ना। सुबह हो चुकी है, इस वक्त हम खुले में शौच करने भी नहीं जा सकते। अब आशा की तीनों बहुएं टॉयलेट के बाहर लाइन में खड़ी हो जाती हैं और अपनी बारी का इंतजार करती हैं। उन तीनों की बारी 1 घंटे के बाद आती है। अब तीनों बहुएं हल्की होकर घर जाती हैं तो आशा गुस्से में उन तीनों बहुओं से कहती है, करम जलियो, आज कौन सा बहाना लगाओगी? अब तो गांव में शौचालय भी बन गया है, फिर आज घर आने में इतना लेट क्यों हुआ? माँ जी, हम तो ये सोचकर शौचालय गए थे कि जल्दी से हल्के होकर आ जाएंगे, पर आपको नहीं पता शौचालय के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। मुझसे झूठ कहना बंद करो, मैं सब जानती हूँ। ये तुम तीनों का बहाना है घर के कामों से बचने के लिए। पर माँ जी, हम सच कह रहे हैं, बाहर शौचालय के बाहर हम लाइन में लगे हुए थे, तब जाके हमें शौच करने के लिए मिला। आशा की तीनों बहुएं सच बोल रही थीं, पर आशा अपनी तीनों बहुओं की बात पर विश्वास नहीं करती। आशा को शौचालय का शौक नहीं था, इसीलिए वो हमेशा की तरह खेत में ही हल्के होने के लिए जाती थी। पर शौचालय में जाने के बाद आशा की तीनों बहुओं को शौचालय की आदत हो जाती है और तीनों लाइन में लगकर शौच करती और आराम से घर जाती, जिस वजह से हमेशा आशा अपनी तीनों बहुओं पर बरसती। अरे किस्मत फूट गई मेरी, तुम जैसी 3 बहुओं को पाकर। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हें शौचालय इतना पसंद है तो तुम्हारा रहना खाना मैं उसी सरकारी शौचालय में करवा देती। माँ जी, आप हमारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही हैं। आप कल हमारे साथ खुद चलना। जब आप खुद लाइन में लगोगी ना, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपकी तीनों बहुएं लाइन में लगकर शौच करती हैं। नैना, रेखा और दिव्या के कहने पर आशा पहली बार शौचालय जाती है। इतनी लंबी लाइन तो राशन के बाहर भी नहीं होती। अरे क्या फायदा ऐसे शौचालय में जाने का जहाँ इतनी लंबी लाइन लगानी पड़े। माँ जी, एक बार शौचालय में जाकर तो देखो, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। नैना, रेखा और दिव्या के कहने पर आशा पहली बार शौचालय जाती है और शौचालय काफी साफ था और आशा को हल्के होने में कोई तकलीफ नहीं होती और ना ही किसी बात का डर। पहली बार शौचालय में शौच करने के बाद आशा को बहुत कंफर्टेबल फील होता है। अब समझ में आया बहू कि क्यों तुम तीनों टॉयलेट के बाहर लाइन लगाकर खड़ी रहती हो और अपनी बारी आने का इंतजार करती हो। वे तो ठीक है माँ जी, पर आप तो जानती है ना मेरा प्रेशर कितना तेज रहता है। मेरे लिए इस लाइन में खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सोच लिया है, जैसे हमें खेत में जाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसी तरह सुबह जल्दी उठकर यहाँ आ जाऊंगी। आप लोगों का जब दिल करे तब आना। अरे एक तुम ही हो क्या जिसे अपनी इस प्राकृतिक आपदा पर कंट्रोल नहीं होता? हम भी तुम्हारी ही तरह हैं, इसलिए अब से हम 3 बहुएं जल्दी आएंगे ताकि लाइन में सबसे आगे हो। अरे नलायको, तुम तीनों मुझे भूल गई क्या?
अब मैं भी तो तुम्हारी पार्टी का हिस्सा हूँ। क्या माँ जी, आपसे आप भी शौचालय जाएंगी? आपको भी सरकारी साफ सुथरा टॉयलेट पसंद आ गया क्या? अरे आएगा क्यों नहीं। हमारे गांव के मुखिया एमएलए सरकार कितनी अच्छी है। उन्होंने हमारे लिए सरकारी शौचालय बनवाया और गांव में तो सिर्फ एक शौचालय है, उसी में मर्द औरत जाते हैं और इतना गंदा शौचालय रहता है। हमारे गांव में तो 2 शौचालय हैं, आदमियों का अलग औरतों का अलग, और हमेशा शौचालय साफ करने वाला कर्मचारी भी आता है, जिस वजह से हमारे गांव का शौचालय हमेशा साफ रहता है। जब हमारे गांव का शौचालय इतना साफ है तो मैं फिर खुले में क्यों जाऊं? ये हुई ना बात भाजी। तो कल से हम तीनों टॉयलेट के बाहर लाइन लगाने वाली बहुओं के साथ आप भी रहेंगी, और अब से हम तीनों बहू ही सबसे आगे होंगे और हमारे पीछे लगेगी लाइन। अब क्या था, अब आशा भी अपनी तीनों बहुओं के साथ शौचालय के बाहर लंबी लाइन में लगकर शौच करती और आराम से घर आकर अपना काम करती।